मुझे लगता है कि प्रकृति किसी को जब बड़ा बनाती है उसका संघर्ष भी बड़ा होता है। जयपुर में बीएड करने के लिए आया था और साथ में ऐसे सोचा था कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा और फिर आरएस करूंगा, लेकिन यूपीएससी में उस दौरान मैं 3 साल केवल पढ़ा और मैं केवल करूँगा। मुझे वहाँ सफलता मिली कि दब जाते हैं बुनियाद के पत्थर जिनके ऊपर ये इमारतें खड़ी हैं, तो वो मेरी बुनियाद है। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसी अप्रोच से आप पढ़ते हैं। 38 मार्क्स लाना, क्योंकि 30 नंबर वाले को भी बहुत हम आगे मानते थे। तो इतिहास को कैसे पार पाए, क्या करें? कि मुझे तो सब याद है, लेकिन मैं विद्यार्थी का एक प्रश्न होता है कि साहब भारतेंदु जी ने तो जो है ना वो बहुत सारे नाटक लिख दिए, नंद दास ने तो इतनी रचनाएं लिख दी, केशवदास ने इतनी रचनाएं लिख दी, उसको हम कैसे याद करें? बहुत ही आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ साथियों। मेरे साथ आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक टॉपर जो हैं वो मेरे साथ हैं, और टॉपर भी ऐसी परीक्षा में है जिस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए शायद हर युवा कहीं न कहीं जो है वो अपना स्वप्न खोजता रहता है। मित्रों, आज मैं बात कराऊंगा महिपाल दान चारण। रावत का गांव शिव बाड़मेर से आते हैं। ये बात कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रकृति किसी को जब बड़ा बनाती है उसका संघर्ष भी बड़ा होता है। जो भी बड़े, जितने भी बड़े लोग बनते हैं उनका संघर्ष बड़ा होता है। ये एक डायलॉग टाइप नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरता है। इस धरती का वैसे उपादान, जिस सामग्री से हमारा निर्माण हुआ है, उसमें खुशियां भी है, आनंद भी है, मोह भी है, सफलता भी है, असफलता भी है, सुख भी है, दुख भी है, रोना भी है, हंसना भी है। जीवन परस्पर विरोधी व्याघातों का एक समुच्चय मात्र है, और इसका ज्वलंत उदाहरण जो है वो महिपाल दान चारण है। साथियों, अपने लिए महिपाल दान चारण यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस को लक्षित किए हुए हैं, निरंतर उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसके बीच में ही एक बड़ी सफलता, जो ये कहूंगा कि आईएएस के ही समकक्ष है, सहायक आचार्य में पूरे राजस्थान में 8वीं रैंक जो है वो हासिल की है महिपाल ने। मैं बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सब साथी जहां से भी देख रहे हैं, आप लोगों की तालियों की करतल ध्वनि भी चाहता हूं। प्रथम श्रेणी दिया, द्वितीय श्रेणी दिया, रीट दिया नहीं दिया? रीट नहीं दिया। प्रथम श्रेणी दिया, द्वितीय श्रेणी दिया, दोनों में चयन नहीं हुआ, और अंततः सहायक आचार्य बन गए। और सहायक आचार्य बन ही नहीं गए, पूरे राजस्थान में 7 ही लोग आगे रहे हैं बस, और बड़े अच्छे जो है वो अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक थे, और अंततः यहां तक जो है इनका कैसा सफर रहा मैं आपसे मिलाऊंगा। ये पहला ही प्रयास मित्रों सहायक आचार्य का इनका रहा है, और जेआरएफ किया 2023 में, पहले ही जो उसमें प्रयास में, और पहले ही प्रयास में सेट, जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको पहले हम स्लेट कहते थे, आजकल सेट कहते हैं, उस परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया। ऐसा होनहार युवा मैं आपसे मिलाना जो जा रहा हूं मित्रों, और इसके जीवन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं संक्षेप में परिचय में दे चुका हूं, और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले चूंकि एक छोटा भाई और एक जो है शिष्य के रूप में मैं इसको बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ये जीवन में हमेशा बहुत आगे बढ़ता रहे, और जीवन में काम करता रहे, रुकना नहीं, थकना नहीं, चरई वेती जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। और मित्रों, मेरे पास और तो कुछ देने को है कि नहीं है, लेकिन ये लेखनी मैं इसको जरूर दूंगा, ये कभी रुके नहीं, और ये लेखनी अनवर्थ चलती रहे। आप आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करें और आगे बढ़ें, लेकिन जहां पर अभी हैं वो भी आईएएस से कम नहीं है। इस लेखनी के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों का आप जो है वो हित करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और महिला पाठशाला का एक प्रतीक चिन्ह भी मैं जो है वो महिपाल को दूंगा। प्रिय साथियों, चलिए मैं रोज बोलता हूं, और जिस साथी को आप सुनने के लिए आए हैं उससे साक्षात मिलाता हूं। महिपाल दान चारण की यात्रा कैसी रही, मैं बस एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, और इसका संक्षेप सा उत्तर जो है मैं महिपाल से चाहता हूं। बताइए। जी सर, पहले तो मैया सर और संपूर्ण मैया पाठशाला का बहुत बहुत आभार तहे दिल से। एक गुरु, एक अभिभावक के रूप में मेरी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान मैं सर का मानता हूं, और
सबसे पहले योगदान करने के बाद मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी यात्रा प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद मैं लगभग 2011 से 2015 तक मैं बाड़मेर में रहा। वहाँ पर मेरे चाचा जी की ही स्कूल है, लखदान जी की सिद्धार्थ गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर। उसमें चाचा जी का बहुत योगदान रहा और वहाँ पर मैंने अध्ययन किया। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने स्नातक बाड़मेर से ही की है, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से सहसंबंधित हैं। स्नातक करने के बाद चूँकि मैं बीएड में पहले से पीटीटी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे कॉलेज जयपुर में मिली और जयपुर में बीएड करने के लिए आया था और साथ में ऐसे सोचा था कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगा और फिर आरएस करूँगा। लेकिन यहाँ आया तो मेरे कुछ भाई बंधु थे, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे, बड़े भाई साहब भी थे, वो यूपीएससी का उस टाइम मेंस लिख रहे थे। तो उनका मैंने जो पढ़ने का तरीका देखा, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी का प्लान बनाया। 2019 से लगभग 2022 तक मैंने यूपीएससी की तैयारी की। बीच में कोविड का दौर आया तो भाग दौड़ भी रही, 4-4, 5-5 महीने का मुझे बाड़मेर प्रवास भी करना पड़ा। मैं उस टाइम दिल्ली में कोचिंग कर रहा था, लेकिन यूपीएससी में उस दौरान मैं 3 साल केवल पढ़ा और मैं केवल फेल हुआ। मुझे वहाँ सफलता मिली नहीं। जो प्रीलिम्स में जो दूसरा पेपर होता है सीसेट का, वो मेरा कभी निकला नहीं, तो उस कारण से मुझे वहाँ पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। तो आखिर 2022 में मैंने जुलाई में दिल्ली छोड़ के मैं राजस्थान आया। क्योंकि मेरी बीएड हो गई थी और एमए मेरी उसमें चल रही थी, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने का मैंने मानस बनाया। फर्स्ट ग्रेड में उस टाइम चूँकि मेरी एमए थी वो कोटा विश्वविद्यालय थी, विश्वविद्यालय से उसमें चल रही थी, और कोटा विश्वविद्यालय ने कोरोना के चलते एग्ज़ाम जो कैलेंडर वो 6 महीने आगे कर दिया। इसलिए मेरी एमए जो जुलाई 2022 में हो जानी थी वह अप्रैल 2023 तक चली गई। उस वजह से फर्स्ट ग्रेड में 2 गुना में चयन होने के बावजूद भी मुझे काउंसलिंग में उन्होंने बाहर कर दिया और मुझे फिर असफलता हाथ लगी। उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मुझे सफलता मिली नहीं। आखिरकार मार्च 2023 में मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। उसमें प्रथम प्रयास में मुझे जेआरएफ मुझे अवार्ड भी, और उसी दौरान मैंने राजस्थान सेट का भी एग्ज़ाम दिया और वो उत्तीर्ण हुआ। ये मेरी प्रारंभिक सफलताएं थी। और जेआरएफ उत्तीर्ण करने के बाद जैसा कि एक पात्रता मेरी अर्जित हो गई, तो मैंने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की ओर मानस बनाया और मैंने तैयारी शुरू करी। उससे लेकर लगभग 16 दिसंबर की मध्य रात्रि तक मैं लगातार सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के ऊपर तन मन धन से समर्पित रहा। और इसी भर्ती परीक्षा में मुझे अभी 8वीं रैंक के साथ मुझे अंतिम रूप से चयन हुआ है। इस यात्रा में मैं मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे विशेष तौर पर मेरे बड़े भाई रहमतदान जी जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, उनका बहुत योगदान है सर। वो जैसे एक उनके बारे में पंक्ति बोलूँ कि दब जाते हैं बुनियाद के पत्थर जिनके ऊपर ये इमारतें खड़ी हैं, तो वो मेरी बुनियाद है। ये भारतीय संस्कृति है मित्रों, इसमें केवल माता पिता ही नहीं, बड़े भाई भी। और ये मैंने मेरे जीवन में आज जहाँ भी कहीं भी हूँ, इसकी बात से मैं थोड़ा भावुक हुआ कि मैं जीवन में जहाँ कुछ भी हूँ, कहीं भी हूँ, उसमें मेरे लिए भी मेरे पिता तुल्य बड़े भाई रामचंद्र मैया जो हैं, उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान, उन्हीं का जीवन है एक तरह से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस कल्चर में हैं उसमें भाई का कितना बड़ा योगदान होता है। तो मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा छोटा भाई भी आज 10 साल से एक दूसरे राज्य में फर्नीचर का काम कर रहा है, तो उनका भी बहुत संघर्ष था। उन दोनों ने घर परिवार की सारी व्यवस्थाएं संभाली और मुझे एक तरफ से फ्री हैंड किया कि आप जाके पढ़ो। और मेरे बड़े भाई का सपना था कि आप उस पोस्ट पे जाओ, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है और फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब इतना टाइम नहीं मिलता कि वो आगे तैयारी कर पाए। तो उन्होंने मुझे हमेशा एक प्रेरित किया कि आप आगे बढ़ें, बाकी सब चीज़ें मैं संभाल लूँगा। तो उनका मैं आज जिस स्थान पर हूँ, जैसा भी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा सारा जीवन उनको समर्पित है और सारे जीवन में मुझे उनका सहयोग और साथ मिलता रहे। बहुत बढ़िया। इसी यात्रा में मुझे कुछ मित्र भी मिले। एक मेरे बहुत ही अजीज मित्र है मनोहर दान जी, एक मेरे मित्र कुलदीप जी हैं। उनका मुझे हर समय बहुत ही समर्थन मिला। उनका मैं बहुत ऋणी हूँ उनका मैं, तो उनका भी आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी सहायक आचार्य में चयन हुआ है, तो अभी घर परिवार में खुशियाँ हैं। आज गांव में भी लोग मेरे से
आज प्रसन्न है, उनके भी चेहरे मैंने कितना जीवन बदल गया है। कब आया था ये रिजल्ट, कब आया था? रिजल्ट सर 16 को आया हाँ, था। 16 तारीख को है। 16 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई है? आज लगभग 21 तारीख। 21 तारीख हो गई। इस 16 से 21 के बीच में कितना जीवन बदला है, आपको क्या लगता है? इसमें सर एक जो मुरझाया हुआ मन था वो आज खिल उठा सर। चलो आज बहुत प्रसन्न हूँ सर। बहुत बढ़िया। काफी टाइम से मैं मेरे सपनों को मैं प्राप्त करने में जूझ रहा था, लेकिन इस सफलता के बाद मुझे लगा कि अभी मैं आगे भी कुछ और कर सकता हूँ। अभी बहुत मुझ में बहुत वो ऊर्जा आशीर्वाद, संचित बहुत है बहुत अभी। आशीर्वाद तुम्हें। अच्छा हाँ बोलिए। और इस यात्रा में एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद जब इंटरव्यू के लिए हमारे पास कोई सिलेबस नहीं था, तब इंटरव्यू के लिए ना कोई किनारा ना कोई छोर, उस टाइम हमें एक ऐसे आदमी से मेरी भेंट हुई, श्री मैया सर से। उन्होंने सच में इंटरव्यू के लिए हमें जो आरपीसी सिलेबस नहीं देती है, लेकिन सर ने अपना जो अनुभव था उसके माध्यम से एक रूपरेखा तैयार की कि आप इस तरीके से इंटरव्यू का फेस कर सकते हो। और इंटरव्यू के ही अंकों का यह योगदान है कि जिसके माध्यम से मुझे 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। और चूंकि हम साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य तो पढ़ते हैं, सिविल से आया हूँ तो वहाँ रिटर्न में मैंने साहित्य पढ़ा, लेकिन व्याकरण हम लोग उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मैया सर ने एग्जाम के अंदर व्याकरण की महत्व को देखते हुए इंटरव्यू में भी व्याकरण एक बाउंडर के रूप में ना हो, उसका इम्पोर्टेंस हमें अनुभूत कराते हुए मैं एक मार्गदर्शन दिया कि आप व्याकरण को भी आप लाइटली ना लें, उसको भी आप महत्व दें और उनको आप सामान्यतः तैयार करके जाए ताकि व्याकरण आपके लिए खतरनाक साबित ना हो। तो इस दोनों ही मोड पर मैया सर ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं जब से आपके संपर्क में हूँ तब से गुरु ही नहीं कि एक अभिभावक के रूप में आपने जो हमारे ऊपर सानिध्य स्नेह, तो एक आपने जो इस प्रकार से प्यार दिया है उसके लिए सर मैं आपका और संपूर्ण मैया पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और सर ये मेरी यात्रा रही है यहाँ तक, एक छोटी सी चलिए मैं एक बात जो है वो मैं इनको डायरेक्ट शिक्षक बना देता हूँ, आप खड़े हो जाइए, है ना। चलिए मैं पेन जो है इनको वैसे लेखनी जो है वो हाथ में दे दी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा इस साक्षात्कार को कुछ अलग तरह से कर लें। तो वो ये होगा कि मैं जो है वो जो तृतीय प्रश्न पत्र है, तृतीय प्रश्न पत्र जो है आपको समय मिलेगा केवल 5 से 7 मिनट, ये पेन लीजिएगा। और इस तृतीय प्रश्न पत्र को कैसे तैयार करें, देखिए इसमें ये आवश्यक नहीं है कि जो सहायक आचार्य परीक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वही केवल इसको देखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान जी के इसमें है, राज व्यवस्था इसमें है। इसको आपने कैसे तैयार किया और कितने मार्क्स आए थे इसमें आपके? मेरे 38 नंबर। ये बहुत बड़े नंबर है, 50 में से 38 नंबर आना और इस प्रकार का प्रश्न पत्र था, तो मैं समझता हूं कि आप सबसे समुपयुक्त व्यक्ति इसके लिए है। और मैं इसको साक्षात्कार से हटा देता हूं एक तरह से, और बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट जो है आप लिखिए, मैंने पेन पकड़ा दिया है हाथ में, और बताइए विद्यार्थियों को, है ना, कि कैसे तैयार करें। जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की लिखित जो 3 प्रश्न पत्र होते हैं उसमें एक तृतीय प्रश्न पत्र है, और इस प्रश्न पत्र में मुख्यतः जो राजस्थान जीके के अलावा राजस्थान का करंट अफेयर्स रहता है। राजस्थान जीके है और उसके साथ करंट अफेयर्स, ये दो महत्वपूर्ण इसके आयाम। और राजस्थान जी के अपने आप में राजस्थान की राज व्यवस्था है, की किताब पढ़ी थी ज्ञान वितान की, राजस्थान ज्ञान वितान की, हाँ, तो उसको भी मैंने पढ़ा था, तो उसके माध्यम से भी मुझे आर्ट एंड कल्चर में भी वहाँ पर प्रश्न मुझे आसानी से मुझे इसमें राज व्यवस्था पे किस चीज को कैसे फोकस है, बिल्कुल आप बच्चों को समझाइए कि कैसे, मतलब क्या किस चीज पर विशेष फोकस करना चाहिए। राज व्यवस्था के अंदर वैसे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन जो सिलेबस में जितना भी जो भी टॉपिक निर्धारित कर रखे हैं उन टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए उसके इर्द गिर्द 360 डिग्री आप एनालिसिस करके बढ़ते हैं, और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसी अप्रोच से आप पढ़ते हैं, और ये एज्यूम करते हैं कि यदि पिछले साल इस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नियर बाई बन सकता है, ये ट्रेंड है। तो उस ट्रेंड को पकड़ते हुए आप अध्ययन करते हो तो आप परीक्षा में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? और करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रश्न आते हैं यहाँ से, करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा में लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पर ज्यादा फोकस होता है? करंट अफेयर्स में मुख्यतः ये राजस्थान का करंट अफेयर्स ही पूछते हैं। राजस्थान, हाँ, राजस्थान क्या स्पोर्ट्स वाले पे ज्यादा भार होता है कुछ? हाँ, स्पोर्ट्स है, राजस्थान की स्कीम्स है वगैरह, ये योजनाएं हैं,
अभी तो सरकार ने हाल ही में बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं की हैं, वो है पुरस्कार है, हिंदी जगत से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं उनके बारे में है, वो कवर करने के लिए विस्तृत कई बार रिवीजन किया, तो उसके माध्यम से यह तीसरा जो प्रश्न पत्र है इसमें मुझे अच्छा स्कोर मिला, तो लीड मिल गई मुझे। ये बहुत बड़ी बात है कि 38 शायद मुझे लगता है राजस्थान में, इधर खड़े हो जाइए, राजस्थान में शायद सर्वाधिक अंक हो सकते हैं ये, मुझे जहां तक लगता है। अच्छा स्कोर, हाँ ऐसा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ 38 मार्क्स लाना, क्योंकि 30 नंबर वाले को भी बहुत हम आगे मानते थे। अच्छा ये बताइएगा कि अभी रुको, कि हिंदी साहित्य जो है, मतलब हिंदी के जो दोनों प्रश्न पत्र है, जी सर, इसको आप छोड़िएगा, मैं आपसे केवल, क्योंकि आपने जीके वाला बता दिया है, तो मैं इतना आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जी, और मैंने ये हर विद्यार्थी से प्रश्न किया है, आज आपसे फिर कर रहा हूं, क्या पता कौन सी जो है वो आचार्य की बात आपको लग जाए, तो इतिहास को कैसे पार पाएं, क्या करें? जी सर, साहित्य इतिहास अपने आप में एक, बताइए आप बस। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा अपने आप में एक समृद्ध परंपरा है, इसमें बहुत कुछ चीजें एक परंपरा के प्रवाह में चलती हैं। तो मेरा मानना है कि साहित्य के इतिहास को बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के सापेक्ष साहित्य ने किस प्रकार से उस सामाजिक परिस्थितियों को आत्मसात किया और एक समाज के सामने एक आदर्श स्थिति निर्धारित की, उसको एक मानते हुए और समय के साथ साहित्य किस प्रकार से बदला, किस प्रकार के सामाजिक परिस्थितियां बदली, उसका विश्लेषण करते हुए हम साहित्यकार और साहित्यकार की रचनाओं का विश्लेषण करें तो हम साहित्य को अच्छे से समझ पाएंगे। और उस समझ के साथ साथ हम साहित्य इतिहास के विभिन्न कालखंडों के अंदर क्या प्रवृत्तिगत अंतर आए, क्या समानताएं रही, किस प्रकार से परंपरा के प्रवाह में साहित्य जीवित रहा, तो इस दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे, तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ अंतर और समानता करते हुए पढ़ेंगे, तो हम साहित्य की परंपराओं को अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरा मानना है कि साहित्य इतिहास के जो संपूर्ण 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 एक को समझा, साहित्यकारों ने परिवर्तन को समझा और उसको इन्होंने अपने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसके अंदर लिखा। तो इस माइंडसेट से यदि पढ़ते हैं, बहुत सुंदर बात आपने कही है, प्रवृत्तियों के साथ पढ़ना चाहिए, साहित्य रटने की बात नहीं है, लेकिन जहां पर तथ्य आ जाते हैं वहां पर क्या करना चाहिए? इस तथ्य यदि आप प्रवाह में पढ़ते हो तो तथ्य आपके मन मस्तिष्क के अंदर धीरे धीरे बैठ जाते हैं, मुख्यतः समझ होती है। और कहीं कहीं तथ्य, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तो सब याद है, लेकिन मैं विद्यार्थी का एक प्रश्न होता है कि साहब भारतेंदु जी ने तो जो है ना वो बहुत सारे नाटक लिख दिए, नंददास ने तो इतनी रचनाएं लिख दी, केशवदास ने इतनी रचनाएं लिख दी, उसको हम कैसे याद करें? जी सर, जहाँ पर कई रचनाएं आती हैं, कहीं पर इस प्रकार से तथ्य याद नहीं रहते, तो वहां पर आप ट्रिक एंड टैक्टिक्स से पढ़ सकते हैं, कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, कुछ निमोनिक्स बनाते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ते में भी तो भी एक बहुत अच्छा योगदान, एक सहायता मिलती है इस तरीके से। तो आप एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं जी सर, और खेत खलियान से जुड़े हुए हैं। जी सर, मुझे लगता है कि अधिकांश हमारा जो युवा वर्ग है वो वहीं से आता है। जी सर, आपका एक में संदेश जो उनको झकझोर दे और वो अपनी सफलता के लिए जो है वो सन्नद्ध होकर के प्राप्त कर ले, क्या होगा बताइए? जी सर, जहाँ तक अभी पहुंचा हूँ, जितनी सफलता अभी प्राप्त की है, वहां तक जो जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने स्वयं अनुभूत किया हो, ये मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निरंतर मेहनत करते रहें, आप लगातार संघर्ष करें और जीवन के हर पड़ाव में आप सीखते रहें। कहीं भी अपने आप को पूर्णतः परिपक्व न माने, पूर्ण पुरुष नहीं हो सकते हैं। आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप निरंतर परिष्कृत, परिमार्जित और समृद्ध होते रहेंगे और आप लगातार अपने इच्छित सपनों को प्राप्त करते रहेंगे। और मेरा यही संदेश है। और दूसरा है कि आप जिस भी परिवेश के अंदर, जैसी परिस्थितियों के अंदर जी रहे हैं, उस परिस्थितियों को आप स्वीकार करें। उन परिस्थितियों से आप विद्रोह नहीं करें कि हमें ये संसाधन नहीं मिल रहे हैं या हमें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जितने भी संसाधन मिल रहे हैं उन संसाधनों को आप मैनेज करें और एक सामंजस्य के साथ साथ अपनी आप इस संघर्ष की अपनी जो आपने जो सपने देखे उन सपनों की यात्रा को आप तय करें। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने सच होंगे। और एक कथन जो मैं एक शेर बोलता हूं, अभी तो कभी मंच नहीं मिलना बोलने के लिए, खुद से ही बोलता हूँ, खुद से ही मैं मोटिवेशन हुआ हूँ। बोलिए। के होके मायूस ना उखाड़ो पौधे अपने आंगन से, होके मायूस ना उखाड़ो पौधे अपने आंगन से, यदि धूप यहीं बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी, यदि धूप यहीं बरसी है तो बारिश भी यहीं बहुत होगी। बढ़िया। तो यही मेरा संदेश है कि जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि साधना समर्पण मांगती है,
पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्म देने के साथ, और तभी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन सार्थक होती है। तो यही सर मेरा संदेश है। बहुत शुभकामनाएं मित्रों। आप समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे सिद्धहस्त हैं, माँ सरस्वती की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। मैं एक शिक्षक और गुरु होने के नाते यही प्रार्थना कर सकता हूँ, ये स्वस्थ रहें, जीवन में समाज को, राष्ट्र को, शिक्षा को और हिंदी को लगातार ये जीवन में समृद्ध करते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और साथियों, निश्चय ही महिपाल का जो साक्षात्कार रहा वो आपके लिए प्रेरणास्पद होगा। और इसको आधार पर देखिए, महाजनों येन गता स पंथा, इस संसार में कहते हैं ना कि महान जन जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो हमें वो अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो चलिए, मिलूंगा फिर से किसी एक नए सफल शिक्षक आचार्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा होता हूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्रिय महिपाल को कि ये जीवन में आगे बढ़ता रहे और परिवार का नाम रोशन करे, समाज और राष्ट्र के लिए हमेशा अनवरत करता रहे। मित्रों, चलता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।